तो डॉक्टर यमराज जी, मुझे ये पूछना है आपसे, आप हंस रहे हो। एक आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें आप अपने आप को डॉक्टर यमराज लिखते हो। यस तो अगर आपने किसी को फॉलो कर दिया तो उसके बायो पे तो आ जाएगा कि यमराज इज फॉलोइंग यू, तो वो तो वैसे ही घबरा जाएगा। मंगल भावनया मंगल एक फोरेंसिक डॉक्टर करता क्या है और ऐसा क्या है कि बहुत लोग गलत समझते हैं फोरेंसिक्स के बारे में। आप सब लोगों ने सीआईडी देखा होगा, तो सीआईडी में एक डॉक्टर था, डॉक्टर सालुखे। तो डॉक्टर सालुखे व्हाट डिड ही डू? ऑल्टरेशन हो गया है, एफबीआई भी इन्वॉल्व है इन केसेस में वगैरह वगैरह, क्या क्या बात दिखाते हैं मूवीज में। काय तुमचे डॉक्युमेंट्स काही आलेले नाहीयेत. काय साहेबांनी सांगितलं थोडं ऍडजस्टमेंट करू आणि काय काम झाल्यावर कोणी सुखातो राहत नाही. पिऊनला पण काय नाही काय तो मिळते ना साहेब. इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसे से सब कुछ होता है, इंडिया में कुछ नहीं कर सकते उसको। जिंदा लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास सीटी एमआरआई लगाने की मशीन नहीं है, तो डेड बॉडीज के लिए तो कहाँ से ही लगाएंगे। You are the first generation doctor in your family. You will ensure कि you are the last doctor in your family. हमने पुलिस को ये बात बताई कि दिस पर्सन वाज, देन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने, एंड फाइनली दे क्रैक द केस एंड अरेस्ट कर दिया उसको। दैट टाइम आई फेल्ट लाइक उसको मरने के बाद तो एटलीस्ट 2500 आपने ऑटोप्सीज किए हैं बहुत कम उम्र में, लेकिन जब पहली बार आपने बॉडी को ओपन किया तो क्या हुआ? व्हाट वाज योर मेंटालिटी लाइक? क्योंकि एवरी बॉडी इज अ बॉक्स ऑफ पैंडोरा, अंदर क्या मिल जाए किसी को नहीं पता। हमको एक केस के बारे में बता सकते हैं जो आप अभी भी उसको सोच के डरते हो? तो ऐसा है कि अगर कोई 100 ऑटोप्सीज किए तो उसमें से 2 या 4 केसेस मर्डर के। So what is the first thing that you can say is the most stupid and most odd or common mistake that a criminal makes? जनरली तो ऐसा होता है कि 90% जो होमिसाइड्स होते हैं दे आर डन बाय फैमिली पर्सन। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि यार इसको मर जाना चाहिए, ये अभी तक जिंदा है, और जो नहीं मरना चाहिए वो क्यों भगवान के पास चला गया, क्यों उसकी डेथ हो गई। तो दीज क्वेश्चंस आर कैन नेवर बी आंसर्ड, क्योंकि लाइफ का पार्ट ही यही होता है कि आप आए हो तो जाओगे, बट कब जाओगे कैसे जाओगे ये यमराज ही जानता है। तो आप डॉक्टर यमराज जी तो आप बता दीजिए ना हम लोगों को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट शो पे, हमारे इस एपिसोड पे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। वो है डेथ, ऑटोप्सीज़, फोरेंसिक्स मेडिसिन के बारे में, कि एक व्यक्ति जब गुजर जाता है तो उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें क्या क्या होता है। ये जो चैनल है हमने स्टार्ट किया था मेरे और मेरे बेटे ने और टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए, और हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है कि यहाँ पे कोई भी टॉपिक टैबू नहीं हो। इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमको ग्रोथ दिलवाएं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जितने लोगों ने हमारा पॉडकास्ट फॉलो किया है और देखा है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर धीरज महेश्वरी जी, जो उदयपुर से आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे लग रहा है आपको पुणे आके? नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, वेरी गुड। तो एक तो जो है जी, आपको लोग डॉक्टर यमराज भी बोलते हैं, या। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने 2500 ऑटोप्सीज ऑलरेडी कर चुके हो आप इतने कम समय में, और शायद इसलिए नाम पड़ा हो। लेकिन जो मुझे कैच हुआ आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो आपने लिखा है कि यू आर द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर इन योर फैमिली, आपके परिवार में आप सबसे पहले डॉक्टर हो, लेकिन आपने ये लिखा है कि आप यू विल इंश्योर कि यू आर द लास्ट डॉक्टर इन योर फैमिली, द लास्ट जनरेशन डॉक्टर ऑल्सो इन योर फैमिली। क्यों लिखा है आपने जी ऐसे? क्योंकि जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जैसे मैं था, तो मुझे 2 ही पता था कि या तो इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं। उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, ना पेरेंट्स के पास था ना मेरे पास था कि मैं सर्च कर सकूं, क्योंकि देयर वाज नो सर्च इंजन्स लाइक दैट। तो डॉक्टर को एक ऐसे देखा जाता है कि डॉक्टर की लाइफ सॉर्टेड होती है, अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, सब रिस्पेक्ट देते हैं। बट जब मैं उस फील्ड में घुसा तब मुझे पता चला कि दिस इज़ टू मच वर्क। लाइक डॉक्टर उसी को बनना चाहिए जिसके अंदर पैशन हो, बट अगर यू आर नॉट पैशनेट एंड यू ओनली वांट टू अर्न मनी, देन यू शुड नॉट बिकम ए डॉक्टर। तो इसलिए जब मेरा गोल यही था कि क्योंकि आई एम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरा गोल यही था कि पैसे कमाने अल्टीमेटली, तो इसलिए मैं डॉक्टर बना। बट जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि पहले तो नीट क्लियर करना होता है, तो दैट इज़ सो मेंटली ड्रेनिंग, क्योंकि इतना कंपटीशन है। एट दैट टाइम 7 लाख स्टूडेंट्स थे, अभी नाउ 25 lakhs आर गिविंग नीट,
एंड देन आप वो क्रॉस करके आप एक 17 की एज में, 15 की एज में यू जस्ट रन टूवर्ड्स दैट कॉम्पिटिशन। एंड देन अगर आपको नहीं मिलता है या फिर आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है, और फिर वो करने के बाद यू एंटर इनटू MBBS, यू गो थ्रू अ हार्श ट्रेनिंग, यू सी डेड बॉडीज, यू सी पीपल डाइंग, यू सी सिक पीपल डेली, तो दिस चेंजेस यू। एंड देन उसके बाद अगेन यू हैव टू गिव नीट PG। देन उसमें रिजर्वेशंस आ जाते हैं, रिजर्वेशन नीट UG में भी रिजर्वेशन है, PG में भी रिजर्वेशन है। देन फॉर दैट नीट PG यू हैव टू डू 3 years। फिर आप किसी स्पेशलिटी को चूज करते हो, लाइक यू बिकम ए फिजिशियन और सर्जन और ENT और ऑफ्थेल्मो और रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये क्लिनिकल ब्रांचेस में आ जाती है। अगर आप उसमें जाएंगे देन यू हैव टू डू DM कोर्सेज और MCH कोर्सेज, देन अगेन 3 years। देन टिल दैट यू बिकम 32, 33, एंड देन उसके बाद यू स्टार्ट योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, और उससे पहले आपको फेलोशिप्स भी करनी पड़ती है। Then when you start doing private practice, then you understand कि the life is, this is business, this is not purely currently a work like कि आप बस डॉक्टर बन गए और आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रीवियसली क्या होता था कि बहुत कम डॉक्टर्स थे, तो जस्ट आफ्टर MBBS दे वुड स्टार्ट देयर प्रैक्टिस, तो इट वाज इजी एंड देयर वाज नो कंपटीशन। बट अब ऐसा हो गया कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स नहीं है, एंड इन द प्राइवेट अगर आप डॉक्टर बन के करना चाहते हैं तो उसमें ऐसा इश्यू हो जाता है कि बहुत सारा आपको इनपुट डालना पड़ता है। तो अनलेस कोई आपकी फैमिली में डॉक्टर नहीं है पहले से, या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खुद का सेटअप खोल सको, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू बिकम ए डॉक्टर। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि जितना मैंने सहा है मैं उसको ऐसी चीज़ कराऊंगा, जो भी मेरा बच्चा होगा अगर उसको इंटरेस्ट है तो बनेगा डॉक्टर, बट अगर उसको नहीं है तो आई वोंट फोर्स इट टू बिकम ए डॉक्टर। ऐसा है कि अगर पैसे ही कमाने और कुछ पैशन फॉलो करना है तो गो टू दैट। और ये जो जर्नी है आपकी, जो मतलब एक डॉक्टर बनने की भारत में, आपने बताया समय तो एक बहुत लगता है, लेकिन पैसा भी बहुत लगता होगा। अब जैसे मेरा तो गवर्नमेंट के अंदर नंबर आ गया था, क्योंकि आई स्कोर्ड अराउंड ऑल इंडिया 2000 रैंक इन नीट UG इन 2013 आउट ऑफ 7 lakhs। तो मेरे लिए तो इट वाज इजी बिकॉज दैट वाज फीस वाज ओनली 3000 फॉर ए ईयर। बट करंटली अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी फीस भी अराउंड 1 lakh 1.2 lakh फॉर गवर्नमेंट सीट्स, एंड फॉर मैनेजमेंट सीट्स इट्स 20 lakhs पर ईयर, एंड फॉर NRI कोटाज और प्राइवेट सीट्स इट्स 1.3 crore फॉर ए ईयर फॉर होल कोर्स। तो इट्स सो मच मनी टू गिव, एंड यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। बट जो आपके कलीग्स हैं, जैसे कि किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने कुछ किया, तो वो 20-21 पे उनका कोर्स खत्म हो जाता है, फ्रॉम 17 to 21, एंड दे स्टार्ट अर्निंग एट दैट एज। बट यू आर टिल 23-24 यू आर डूइंग MBBS, देन यू आर डूइंग PG के अंदर भी स्टाइपेंड मिलता है, दैट गोज टू द लाइक दैट स्टाइपेंड 60K to 1 lakh मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। बट वो अर्निंग शुरू हो जाती है, बट इट्स नॉट लाइक कि यू कैन यूज दैट, यू हैव टू स्टडी 24/7, यू हैव टू वर्क इन द हॉस्पिटल्स। तो वो आप करते करते बाहर निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त तब तक और आगे चले जाते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बचती, फैमिली लाइफ कुछ नहीं बचती, सोशल लाइफ कुछ नहीं बचती, यू आर जस्ट इनटू द बुक्स, और आपको उसके बाहर का कुछ नहीं पता। बट इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो रियली पैशनेट है, जिनको रियल में डॉक्टर ही बनना है, तो दे शुड बिकम डॉक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ द अदर पीपल दैट आर सेइंग कि डॉक्टर बन जाओ, तुम्हारे तो ऐश ही ऐश है। एक आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें आप अपने आप को डॉक्टर यमराज लिखते हो। यस। तो जो आपको, अगर आपने किसी को फॉलो कर दिया तो उसके बायो पे तो आ जाएगा कि यमराज इज फॉलोइंग यू, तो वो तो वैसे ही घबरा जाएगा। तो ये क्या चक्कर है जी? एक्चुअली क्या हुआ था, लाइक मेरा जब नीट PG में सिलेक्शन हुआ था, तो दैट वाज अ पीक कोविड टाइम, जून 2020, एंड दैट टाइम आई केम फ्रॉम राजस्थान टू ठाणे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे उस टाइम, पीक कोविड केसेस आ रहे थे। तो दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन OPD सेंटर्स इन कोविड फीवर एंड भयंदरपाड़ा, और वहाँ पे इनके सेंटर्स थे, तो वहाँ पे मैं पोस्टेड था। तो वो सब चलता था, तो बीच में हमारे क्या हुआ, क्लिनिकल के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स थे, दे ऑल गॉट कोविड पॉजिटिव। ओहो। लाइक एटलीस्ट उस टाइम पे कम से कम 25 से 30 रेजिडेंट डॉक्टर पूरी विंग एक साथ कोविड पॉजिटिव हो गई। तो उन्होंने नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो होते हैं उनके रेजिडेंट डॉक्टर्स को ICU में पोस्टेड करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट वी नीड सम MBBS डॉक्टर्स हु कैन सी द पेशेंट्स और लाइक दैट। तो उस टाइम मैंने कुछ स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि ऐसा ऐसा करके कि मेरा यहाँ पे पोस्टिंग लगा। तो एक मेरा जूनियर था, तो उसने बोल दिया कि अरे यमराज, आप पहले से यहाँ आ गए, अभी तो मरे भी नहीं और आप ऑटोप्सी करने चले गए। तो दैट क्लिक द नेम एंड इट वाज लाइक कि यमराज अच्छा नाम है मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिए। तो देन आई पुट माई नेम एज यमराज ऑन सोशल मीडिया, एंड उसी से फिर बहुत सारे मीम्स और वो सब चीज़ों में यमराज का नाम आते हैं, तो पीपल स्टार्टेड टैगिंग मी। एक फोरेंसिक डॉक्टर करता क्या है, और ऐसा क्या है कि बहुत लोग गलत समझते हैं फोरेंसिक्स के बारे में? Forensic medicine is a branch of medicine. Okay, it applies medical and paramedical knowledge
टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लाइक एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पूरी बॉडी के बारे में पता है, बट अगर जैसे मान लो किसी के साथ मारपीट हो गई तो वो डॉक्टर ट्रीट तो करेगा इस पेशेंट को, बट उसके साथ कब मारपीट हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, कौन से वेपन से हुई, वो कौन बताएगा? तो वो फॉरेंसिक डॉक्टर का काम है। जैसे अगर लाठी से मारा है तो कैसी टाइप की इंजरी होगी, पत्थर से मारा है तो कैसी टाइप की इंजरी होगी, स्लैप किया है तो कैसी टाइप की इंजरी होगी, और कितने टाइम पहले हुई है वो भी हम बता सकते हैं, एज ऑफ द इंजरी जिसको बोलते हैं। तो फॉरेंसिक डॉक्टर का ये काम है कि मेडिकल नॉलेज को लीगल फील्ड में अप्लाई करना। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, अब डेथ तो हो गई है, अब वो मर्डर है, होमिसाइड है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है, वो कैसे बताओगे आप? तो उसके लिए मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करके वी डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ आफ्टर डूइंग द ऑटोप्सीज। अनदर केसेस आते हैं जैसे सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, तो उसके अंदर वी हैव टू टेक द नेसेसरी सैंपल्स टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन वाज सेक्सुअली असॉल्टेड और नॉट। फिर अक्यूज का सैंपल लेना, वेदर द विक्टिम वाज सेइंग करेक्ट और नॉट, बिकॉज देयर आर सो मेनी फॉल्स एलिगेशंस। देन ड्रंकननेस सर्टिफिकेट, अगर कोई पर्सन ड्रंक है, अगर पुलिस अरेस्ट करके लाई है तो वी हैव टू टेक द सैंपल्स एंड डिटरमाइन वेदर द पर्सन वाज ड्रंक और नॉट। फिर ऐसे ही पोटेंसी के टेस्ट होते हैं कि वेदर द पर्सन इज पोटेंट और नॉट, कैन ही डू द सेक्सुअल असॉल्ट और नॉट। देन अनदर टेस्ट होता है एज एस्टिमेशन, वी सी द एक्सरेज एंड डिटरमाइन द एज ऑफ द पर्सन। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर बच्चे विक्टिम होते हैं या बच्चे अक्यूज होते हैं, किड्स आर विक्टिम और अक्यूज। सो वेदर दे आर अबव 18 और बिलो 18, तो उनका पूरा लाइफ उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर अबव 18 है तो दे विल बी ट्रीटेड एज अडल्ट, बिलो 18 है तो दे विल बी ट्रीटेड एज चाइल्ड, जुवेनाइल। हाँ, या और अगर विक्टिम है तो जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर पॉक्सो का केस लगेगा इफ द विक्टिम इज अ चिल्ड्रन। तो दैट्स वी ऑल वी डू इन द फॉरेंसिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू टीच MBBS स्टूडेंट्स आल्सो, वी हैव टू टीच सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट्स, क्योंकि MBBS के अंदर ही कोर्स भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू गो इन द कोर्ट्स एज एक्सपर्ट विटनेस, क्योंकि जो हमने केस किए हैं उनका कभी ना कभी समन्स आता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। जैसे आज कोई मर्डर का केस किया, ऑटोप्सी किया, तो 2 साल बाद उसका समन आएगा कि डॉक्टर साहब आपने ऑटोप्सी की, कैसे किया। देन क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है। देन अब हमारे जो क्या बोलते हैं एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर ऐड होते हैं। देन एज ए एक्सपर्ट विटनेस भी हमको जाना पड़ता है। तो दिस ऑल थिंग वी हैव टू डू एज ए फॉरेंसिक डॉक्टर। बहुत लोग नहीं समझते कि फॉरेंसिक साइंस और फोरेंसिक मेडिसिन अलग अलग चीज़ें होती है, उन लोगों को लगता है कि एक ही चीज़ होती है। क्या ये सच है? नहीं, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। फॉरेंसिक साइंस इज डिफरेंट, फॉरेंसिक मेडिसिन इज डिफरेंट। सो एक्चुअली आप सब लोगों ने CID देखा होगा मोस्टली। तो CID में एक डॉक्टर था, डॉक्टर सालुखे। तो डॉक्टर सालुखे व्हाट डिड ही डू, उसने दोनों को मिक्स कर दिया। तो पीपल इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसका एक लैब था, AC प्रद्युमन आता था दया के साथ, कुछ डेड बॉडी लेके आते थे, ऑटोप्सी करते थे वहीं पे, सैंपल्स भी लेके आते थे, वहीं पे देते थे। बट दैट डजंट हैपन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में जैसे ऑटोप्सी हुई तो मॉर्चरी में मेडिकल कॉलेजेस में होगी, देन वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट होंगे एंड दे विल बी सेंट थ्रू द पुलिस टू द फॉरेंसिक साइंस लैब्स। तो जो फॉरेंसिक साइंस वाले होते हैं दे आर BSc, MSc, देन PhD कैंडिडेट्स। दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स, लाइक कोई केमिस्ट्री में होगा, कोई फिजिक्स में होगा, कोई बॉटनी में होगा, कोई एंटेमोलॉजी में होगा, कोई बैलिस्टिक्स में होगा, कोई फिंगर प्रिंटिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई डॉक्यूमेंट रीडिंग में एक्सपर्ट होगा। तो फॉरेंसिक साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ओके, और फॉरेंसिक में जब ऑटोप्सी करते हो तो इज इट एनीथिंग मोर देन जस्ट कटिंग ओपन अ बॉडी, और कैसे होता है उसका प्रोसेस? लाइक फॉरेंसिक अगर ऑटोप्सी करना है तो सबसे पहली चीज होती है इंक्वेस्ट। बिना इंक्वेस्ट के ऑटोप्सी नहीं होती। इंक्वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं पंचनामा, विच इज अंडर 194 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट अलग टाइप की इंक्वेस्ट होती है। अगर किसी पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए या कुछ ऐसी डेथ हो जाए जिसमें पुलिस के ऊपर ही ब्लेम हो, तो उन केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, विच इज अंडर 196 BNSS। तो सबसे पहले इंक्वेस्ट बनती है। इंक्वेस्ट के अंदर पुलिस पूरी डिटेल्स रिकॉर्ड करती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे डेथ हुई, मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ क्या है। देन उसके बाद वो पेपर हमारे पास लाए जाते हैं विद द विटनेस स्टेटमेंट्स कि जिन विटनेसेस ने देखा, उनके साथ साथ हॉस्पिटल से डेथ टाइम ऑफ डेथ वाला सर्टिफिकेट कि द पर्सन वॉज डिक्लेयर्ड डेड। ये सब होने के बाद देन वी स्टार्ट द ऑटोप्सी। और ऑटोप्सी में सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले तो एग्जामिन किया जाता है कि जो उन्होंने पेपर्स दिए वो करेक्ट है या नहीं। देन रिलेटिव से पूछा जाता है, पास्ट हिस्ट्री पूछी जाती है, इफ़ देयर वाज एनी डिजीज एनीथिंग। अगर सुसाइड का केस है तो वेदर द पर्सन ट्राइड समथिंग सेम, वेदर ही वाज एडिक्टेड टू ड्रग्स और नॉट। तो ये सब हिस्ट्री पूछ के और उसके बाद देन वी स्टार्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द बॉडी।
देन बॉडी को पूरा ऊपर से नीचे तक, अगर क्लोथ्स प्रेजेंट है तो विथ क्लोथ्स एग्जामिनेशन करते हैं, कोई लाइगेचर मटेरियल प्रेजेंट है, कुछ एनीथिंग प्रेजेंट है, तो दे वी विल प्रिजर्व इट एंड सैंपल इट, सील इट एंड लेबल इट एंड सेंड इट टू forensic science labs through the police. Then head to toe examination kiya, we will check for the every external findings that we can see over the back, in the groins, in the armpits, anything like that. If we don't find anything, then we start opening the body, or if we find that, we start writing, noting करेंगे उसका कि क्या injuries है, कैसे हुई है, क्या dimension लेंगे, ये सब चीज़ें. Then उसके बाद internal examination का part आता है. In internal examination we open the head. हेड ओपन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक इंसिजन लगता है, देन स्काल्प्स रिट्रैक्ट होते हैं, देन जो स्कल है इसको ओपन किया जाता है, देन उसके बाद उसका अंदर जो मेनिंजेस होती है ब्रेन की, जो लेयर्स होती है, उसको एग्जामिन करते हैं वेदर देयर वाज एनी इन्फेक्शन और वेदर देयर वाज एनी ब्लीडिंग और लाइक दैट. देन ब्रेन निकाल के ब्रेन का एग्जामिनेशन होता है, देन फ्रैक्चर्स एग्जामिन करते हैं कि इफ देयर एनी हेड इंजरी, तो देन उसके बाद यहाँ से कट लगता है, यहाँ से लेके पूरा नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक लंबा कट लगता है. एंड डिपेंडिंग ऑन द केसेस we have different types of incision to examine the neck. तो वो एग्जामिन करते हैं, देन उसके बाद चेस्ट कैविटी ओपन होती है, यहाँ से रिब कटर से रिब को कट करते हैं, देन रिब्स बाहर निकलती है, देन अंदर के ऑर्गन्स चेक करते हैं, फिर देन पूरा यहाँ से कट करके पूरा जो बोलते हैं ना जीप के साथ पूरा एक ऑर्गन ब्लॉक निकल जाता है, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स अटैच होते हैं, हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन, लिवर, स्प्लीन, किडनी. देन वी स्टार्ट एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी ऑर्गन. तो सबसे पहले टंग से शुरू करेंगे, देन ट्रैकिया ओपन करेंगे, जो विंड पाइप होती है जिससे सांस लेते हैं. कभी कभी होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, तो उनके वहाँ पे खाना अटक जाता है, इस वजह से सडन डेथ हो जाती है. देन वो एग्जामिन करेंगे, देन उसके बाद लंग्स एग्जामिन करेंगे कि लंग्स में कोई न्यूमोनिया तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, उस वजह से कोई डेथ तो नहीं हुई है. देन उसके बाद हार्ट एग्जामिन करेंगे, हार्ट के ऊपर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है, कॉज ऑफ डेथ क्या है क्या नहीं है. अगर कुछ नहीं मिलता देन स्टार्ट एग्जामिनिंग द एब्डोमेन. एब्डोमेन के अंदर जाके वी विल सी द स्टमक को कट करके देखेंगे, उसके अंदर का फ्लूइड देखेंगे कि क्या खाना खाया था क्या नहीं है, अगर कुछ जहर खाया था तो ब्लीडिंग होगी स्टमक के अंदर, वो मिल जाता है. देन वी स्टार्ट एग्जामिनिंग द इंटेस्टाइन, देन लिवर, देन किडनीज, देन स्प्लीन, ये सब चीज़ें एग्जामिन करते हैं. अगर फीमेल है, अगर शी इज़ इन द रिप्रोडक्टिव एज, देन वी एग्जामिन द यूट्रस वेदर देयर वाज एनी बेबी इन द यूट्रस और नॉट, शी वाज प्रेग्नेंट और नॉट, और कोई उसकी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, तो वी एग्जामिन ऑल ऑफ दिस. देन अगर उसके बाद भी वी फाइंड एवरीथिंग नॉर्मल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर जो डिजीजेस होती है वो इन ऑर्गन्स में ग्रॉसली नहीं दिखती. देयर आर मेनी डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस होती हैं जो लैब टेस्ट से पता चल सकती है, या ऐसे पॉइजन्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. तो 3 to 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं चलता. तो उन केसेस में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑटोप्सी करनी पड़ती है, जेनेटिक ऑटोप्सी करनी पड़ती है, और वो इंडिया में फैसिलिटीज इज वेरी रेयरली अवेलेबल, क्योंकि यू हैव टू सेंड द ऑर्गन्स फॉर जीन कंपाइलेशन, और उसके पूरा जीन से पता चल जाता है कि ये किस वजह से डेथ हुई है. अगर इंडिया में ये फैसिलिटी आ जाए कि जेनेटिक ऑटोप्सी की, देन वी कैन डिटरमाइन मेनी सडन डेथ्स जो अभी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि किसी की जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकते हैं, तो वी कैन डिटरमाइन कि व्हाट इज कॉजिंग दिस सडन हार्ट अटैक्स. बट इंडिया में फैसिलिटी नहीं है, तो इन सच केसेस नो कॉज ऑफ डेथ कैन बी फाउंड. 2500 आपने ऑटोप्सीज किए हैं बहुत कम उम्र में, लेकिन जब पहली बार आपने एक ऑटोप्सी किया, पहली बार आपने एक बॉडी को ओपन किया, तो क्या हुआ? व्हाट वाज योर मेंटालिटी लाइक? क्या कैसे, मतलब कैसे किया आपने? अब सीन ऐसा है कि जब MBBS में एडमिशन लेते हैं, तो इन द वेरी फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, हमको डिसेक्शन हॉल, जो एनाटमी के अंदर डिसेक्शन हॉल होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है, और वहाँ पे 10 डेड बॉडीज पड़ी रहती है टेबल्स पे. एंड सेकेंड थर्ड डे से हमको उस पर डिसेक्शन करना शुरू हो जाता है. तो ये जो था ना कि ऑटोप्सी वाला, तो ये पहले से ही हो गया, क्योंकि इट इज़ एकेडमिक ऑटोप्सी. बट कैसे, मतलब आपको, मतलब जैसे देख के, मतलब ऐसा कभी कभी तो बॉडीज जो है बहुत अलग अलग टाइप के आते होंगे जो नष्ट हो चुके हैं, कोई एक्सीडेंट में या कोई एसिड अटैक में या कुछ, या जैसे मतलब कई दिनों बाद बॉडी मिलती है और वो कीड़े लगे हुए होते हैं वगैरह. तो मतलब कैसे, मतलब मानसिकता क्या होती है आपकी फिर? अब ऐसा है कि आई फाइंड इट एक्साइटिंग. जब मेरा पहला जो ऑटोप्सी का टाइम था, डॉक्टर यमराज तो व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं ज्वाइनिंग देने गया वहाँ पे, तो उसी टाइम पे एक्सह्यूमेशन का केस आया हुआ था. तो व्हाट इज एक्सह्यूमेशन इज कि जब किसी डेड बॉडी को ज़मीन से निकाल के उसका वापस से ऑटोप्सी किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सह्यूमेशन. तो वो केस आया हुआ था, एंड मेरे को HOD सर जो हमारे थे, वो जो दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर सर थे, वो मेरे को लेके जाने वाले थे. बोले सर इसको ले जाऊंगा मैं. सर बोले अरे अभी इसका पहला ही दिन है, पहले दिन इसको कहाँ तू गड़े मुर्दे उखाड़ने लेके जा रहा है.
तो मैंने कहा, सर ने बोला हाँ ठीक है सर रहने देते हैं। देन मेरे को क्वारंटीन कर दिया गया। देन उसके बाद ऑटोप्सी शुरू किया। तो आई वॉज एक्साइटेड कि यार चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो देन हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने बॉडी को कट करना शुरू किया, एग्जामिनेशन करना शुरू किया। तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वी आर डूइंग सम अदर थिंग। इट वॉज लाइक आवर जॉब, जो हमने अभी तक बुक्स में पढ़ा है, जो हमने बुक्स में देखा है कि हार्ट ऐसा होता है, लंग्स ऐसा होता है, लीवर ऐसा होता है, ऐसी किडनी होती है, ये फाइंडिंग्स मिलती है, ये हैंगिंग का केस है, ऐसा लाइगेचर मार्क होता है। तो वो हम प्रैक्टिकल देख रहे थे। तो इट वॉज अ जॉब फॉर अस। तो इट वॉज एक्साइटिंग टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि एवरी बॉडी इज ए बॉक्स ऑफ पैंडोरा। अंदर क्या मिल जाए किसी को नहीं पता कुछ। तो कभी किडनीज फ्यूज मिल जाती है, कभी इन्फेक्शन मिल जाता है, कभी क्या मिलता है, कभी क्या मिलता है। कॉज ऑफ डेथ पुलिस कुछ और लिखती है, हमको कुछ और मिलता है। फिर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपने जो लिखा है पंचनामा में, दिस इज रॉन्ग, दिस आर द इंजरीज वी हैव फाउंड एंड दिस इज द रियल कॉज ऑफ डेथ। बट ऐसे जैसे आपने बताया कि एक तो जो है कि बॉडी आती है, एक्ज्यूम बॉडी हो चाहे एक रेगुलर बॉडी हो, आपने एक रेगुलर ऑटोप्सी कर दिया, आपको कुछ फाइंडिंग्स मिले। मेरा सवाल ये है कि जैसे कोविड में जो आपने बहुत सारे ऑटोप्सीज किए, उस टाइम जो है आपको कोविड के बॉडीज़ में जो डेड बॉडीज़ है उसमें कुछ अलग मिला, ऐसा कुछ हुआ? Actually, there were guidelines कि if the person is COVID positive, you don't need to do autopsy. The cause of death will be given as COVID pneumonia. Because nobody knew at that time कि ये कोविड से कितना इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर्स को भी, जो ऑटोप्सी कर रहे हैं, जो हेल्पर्स हैं हमारे ऑटोप्सी कर रहे हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एट दैट टाइम सबसे पहले जब बॉडी आती थी तो उसके साथ एक कोविड टेस्ट भी होता था। अगर वो नेगेटिव है डेड बॉडी का तो ही उसका ऑटोप्सी होता था, और अगर पॉजिटिव है तो फिर वो कोविड के अंदर डेथ में चला जाता। बट ऐसे भी केस आए थे जिसके अंदर उन्होंने डेथ अननेचुरल था एंड द बॉडी वॉज कोविड पॉजिटिव। तो उन केसेस में हमने पीपीई किट पहन के ऑटोप्सी किया था टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। बट कुछ अलग मिला आपको कोई ऑटोप्सी में कि वो कोई pneumonia और कोई? क्योंकि कॉज ऑफ डेथ वाज डिफरेंट ना। कॉज ऑफ डेथ वाज नॉट कोविड। द पॉजिटिव टेस्ट वाज फॉर कोविड। द कॉज ऑफ डेथ वाज हैंगिंग। अब जैसे मान लो उसने हैंग किया तो ही डाइड ड्यू टू दैट, बट उसको कोविड का इन्फेक्शन भी रहा, बट दैट वाज नॉट द कॉज ऑफ डेथ। तो उसमें हमको इतने फाइंडिंग्स नहीं मिले। उसके लिए एक प्रॉपर स्टडी चाहिए, किसी एम्स इंस्टीट्यूट ने किया है कि उन्होंने केवल कोविड के ऊपर ऑटोप्सीज की थी, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके ही, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेके ही यू कैन डू द ऑटोप्सी इन सच केसेस। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक आदमी की या मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद ऑटोप्सी जब करते हैं तो सब सच बाहर आता है। तो इज़ दैट ट्रू? और आपका ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए हम लोगों को कि जहाँ कुछ और लिखा गया था या और कोई कारण समझाया गया था कि इसके कारण हुआ है मृत्यु, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? या श्योर। बट सबसे बड़ी चीज़ होती है बॉडी टेल्स द ट्रूथ, बट उसको दिखाने वाले, देखने वाले के ऊपर होता है। वॉट यू कैन ओनली सी वॉट द माइंड नोज। जो आपको पता ही नहीं, दिमाग को पता ही नहीं, आंखें से देख के क्या कर लोगे। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए। एक केस आई रिमेंबर, 16-year-old गर्ल थी एंड शी कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग। दैट इज व्हाट वाज टोल्ड। Yeah, and actually it was a case of hanging. But when we examined her and examined the private parts, we found that she was sexually assaulted because there were injuries on the private parts. Her hymen was torn, her anal region was dilated, and everything was there which is showing कि this is sexually assaulted. She was a 16-year-old girl and ऐसा था कि उसके जो parents थे they were laborers. तो वो बिहार में कहीं रहते थे एंड उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे भेज दिया था किसी के पास। तो उनका जो ओनर था, उनका बेटा, ही यूज्ड टू डू दैट। ओह गॉड। एंड हमने पुलिस को ये बात बताई कि दिस पर्सन वाज सेक्सुअली असॉल्टेड दिस गर्ल। देन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने एंड फाइनली दे क्रैक द केस एंड अरेस्ट कर लिया उसको। एंड ही मस्ट हैव कन्फेस, सारा Yeah, कन्फेशन आ गया। पूरा कन्फेस नहीं, उन्होंने मेरे को जहाँ तक पता चला, दे पूछा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देन दे चेक्ड हिज मोबाइल एंड मोबाइल के अंदर उसने सर्च कर रखा था कि आईपीएल कैसे देनी है, ये कैसे करना है, वो करना है। तो उससे पूछा कि ये क्यों सर्च किया तूने। देन ही कन्फेस्ड। तो इट वॉज दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि यस आई एम रियली डूइंग द गुड वर्क। एटलीस्ट उस लड़की को कि जस्टिस तो जिसने मिले। टॉर्चर सहा, उसको मरने के बाद तो एटलीस्ट जस्टिस मिलेगा, या और किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही एक और केस आया था, उसके अंदर क्या किया था कि पुलिस ब्रॉट कि ये पर्सन गिर गया है और इसकी डेथ हो गई है। जब और मतलब गिर गया है कहीं से? हाँ, गिर गया है, डेथ हो गई है। और हमारे पास जब लाया देखा, वी सॉ द इंजरीज ऑन हिज बॉडी ओवर द बैक एंड ऐसा कंफर्म था कि किसी स्टिक से मारा है, क्योंकि द इंजरी पैटर्न वाज दैट। देन वी इन्फॉर्म द पुलिस कि ही डिड नॉट डाई ड्यू टू फॉल, ही हैज़ बीन असॉल्टेड, फिजिकली असॉल्टेड।
देन उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, देन पता चला कि ही वॉज अ थीफ और वो चोरी कर रहा था। गांव वालों ने उसको पकड़ा, उसको मारा, वो मर गया और पुलिस के साथ मिलके ये बता दिया कि ये गिरा है। फिर हमने बोला कि दिस इज़ द केस, ही इज़ नॉट फॉलन, ही इज़ बीन हिट एंड दैट्स व्हाई ही डाइड। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि पुलिस भी के ऊपर भी शक होने लग जाता है, जो अदर पीपल है उनके वो भी घेरे में आ जाते हैं कि हु इज़ टेलिंग द ट्रूथ। देयर इज़ अ मिथ विथ हैंगिंग। सपोज किसी ने सच्ची में सुसाइड कर लिया उसका और कोई कॉज नहीं है, तो जब वो अपने आप को हैंग करके करते हैं तो क्या वो चोकिंग से मरता है कि इज इट बिकॉज दैट द स्पाइनल कॉर्ड डजंट कनेक्ट मोर विद द ब्रेन एंड देन इट। हैंगिंग का मैकेनिज्म इज टोटली डिफरेंट। व्हेन अ पर्सन हैंग्स हिमसेल्फ, तो व्हाट हैपेंस इज इट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेशर कि उसकी कितनी बॉडी इज अबाउ द एयर, कितनी बॉडी इज टचिंग द दैट। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे जो जुगुलर वेन्स है इसको दबाने के लिए ओनली 2 kg का टेंशन चाहिए। 2 kg टेंशन होगा, दिस जुगुलर वेन विल बी compressed and blood flow to the brain will stop, which will lead to hypoxia and finally anoxia, क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो पर्सन अनकॉन्शियस एंड देन ही विल डाई विद इन फ्यू मिनट्स। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो आर्टरी भी प्रेशराइज हो जाएगी क्योंकि सुपरफिशियल जुगुलर वेन होती है। हाँ। देन उसके नीचे कैरोटिड आर्टरी होती है। देन उसके लिए कुछ 7 to 8 kgs चाहिए होता है। देन ट्रैकिया जो होता है जिससे सांस लेते हैं उसको दबने के लिए 20 kgs चाहिए होता है। एंड फाइनली स्पाइन कॉर्ड ब्रेक होने के लिए बहुत सारा सडन ड्रॉप चाहिए। जो पीछे जो स्पाइन कॉर्ड होती है वर्टिब्रा ब्रेक होने के लिए इट नीड्स सडन ड्रॉप, जो जुडिशियल एग्जीक्यूशन में होता है। जो जुडिशियल एग्जीक्यूशन जो गवर्नमेंट करती है उसके अंदर आपने देखा होगा पूरा होता है लॉन्ग ड्रॉप होता है। तो इट इमीडिएटली लीड्स टू डेथ, ब्रेकिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है पीछे ब्रेन के अंदर जाता है, इट कॉजेज सडन डेथ। अगर समझो कोई ऑटोप्सी का केस होता है, साथ में एक परिवार होती है, जो व्यक्ति या जो मनुष्य गुजर गया हो या जिसकी मृत्यु हो गई हो, अननेचुरल नेचुरल जैसे भी हो, अगर मतलब उसकी परिवार आती है वहाँ, तो उनके क्या राइट्स होते हैं? क्या वो रोक सकते हैं ऑटोप्सी, या क्या वो बोल सकते हैं कि भाई इसका ऑटोप्सी मत करो, हमको नहीं करना है ये सब? ऐसा कुछ हो सकता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स कि जो स्टेट की पॉलिसी है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि अगर किसी स्टेट में होता है कि जैसे राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में ऐसा अगर कोई रिलेटिव्स है वो रिटर्न में लिख के दे देते हैं कि वी डू नॉट सस्पेक्ट एनी फाउल प्ले, और हमको ऐसा लगता है कि इनकी डेथ में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हम ऑटोप्सी करवाना चाहते हैं, तो दे कैन वेव ऑफ देयर राइट्स टू कंडक्ट एन ऑटोप्सी। बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, जहाँ से मैंने एमडी किया, तो यहाँ पे ऐसा लॉ है कि अगर कोई ब्रॉड डेड लेके आया, कोई बॉडी आई है, तो उसकी ऑटोप्सी कंपलसरी होगी। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो फैमिली ही होते हैं उन्हीं के ऊपर शक होता है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही शक होता है, तो दे वुड डिनाई द ऑटोप्सी ऑब्वियसली। वो नहीं चाहेंगे कि उनका क्राइम एक्सपोज हो। यानी कि परिवार जो है साथ में जो आया हुआ है, जो भी है, उनके कोई राइट्स नहीं है इसमें। जिसकी डेथ हो गई उसके फैमिली और रिलेटिव्स का कंसेंट से कोई लेना देना है, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट्स इनटू द कॉज ऑफ डेथ so that we can find the cause of death after conducting an autopsy. We have to ये answerable in the court, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमसे पूछा जाएगा, डॉक्टर साहब आपने ऑटोप्सी किया, पोस्टमार्टम किया, तो आपको कॉज ऑफ डेथ क्या मिला। और दूसरा, इंश्योरेंस पर्पस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट एन ऑटोप्सी। बट ऐसा भी मतलब जैसे सीआईडी है, जैसे आपने सीआईडी सीरियल का जिक्र किया, और साथ में बहुत सारी मूवीज़ भी हैं जिसमें ऐसा दिखाते हैं कि भाई जैसे ये जो आप जैसे कह रहे हो कि आपका जो रिपोर्ट है फोरेंसिक्स का, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इन टर्म्स ऑफ कोर्ट केसेस एक्सेट्रा। तो ऐसा भी मूवीज़ में दिखाते हैं, आई डोंट नो कि रियल लाइफ में होता है कि नहीं, लेकिन उसमें कि ये रिपोर्ट्स ऑल्टर किए गए हैं, अंडर प्रेशर आ गए, पैसा खिला दिया, पॉलिटिकल प्रेशर डलवा दिया या कुछ करा दिया, तो ऐसा रियल लाइफ में होता तो होगा, आई एम श्योर। ऑब्वियसली होता होगा, क्योंकि सबको पता है मनी पावर और मसल पावर और पॉलिटिशियंस के ऊपर ही डिपेंड होता है कि या तो उनको जान से मारने की धमकी मिल जाती है डॉक्टर्स को, नहीं तो मनीटरी बेनिफिट्स देते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ में आ जाते हैं एंड दे अल्टर द रिपोर्ट। बट मैंने अपने करियर में जहाँ पे मैंने एमडी किया और उसके बाद जहाँ मैंने वो किया, आई हैव नेवर डन दिस। आप तो डॉक्टर इमराज हो ना, तो आप तो सच सच ही बताओगे। यस यस यस। तो ऐसा सबको पता है कि इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको पैसे से मैनिपुलेट नहीं की जा सके। इंडिया में नहीं, बट वर्ल्ड ओवर भी, आई एम श्योर वर्ल्ड ओवर भी ये होता है, आई एम श्योर, क्योंकि सब मतलब हॉलीवुड मूवीज़ में भी दिखाते हैं श्योर कि ऑल्टरेशन हो गया है, एफबीआई भी इन्वॉल्व है इन केसेस में वगैरह वगैरह, क्या क्या बात दिखाते हैं मूवीज़ में। इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसे से सब कुछ होता है इंडिया में, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। बिना नाम लिए बताए कि आप हमको एक केस के बारे में बता सकते हैं जो आप अभी भी उसको सोच के डरते हो? श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस है, बट एक केस था, 7-8 साल का एक बच्चा था, लाइक ही वॉज वेरी स्लिम, और एंड उसकी जब बॉडी आई थी तो देयर वर सो मेनी इंजरीज, सो मेनी कंट्यूजन्स, ब्रूजेस और ये सब थे। एंड देन
और डिकम्पोज होने लग गई थी बॉडी, उसमें से बदबू आने लग गई थी, डिकम्पोजिशन के चेंजेस शुरू हो गए थे। देन जब स्टोरी हमने पढ़ी, पूरे पंचनामा पढ़ा, पुलिस से बात करी, देन पता चला कि उसका फादर वॉज ए ड्रंकार्ड। तो शाम के टाइम पे वो दारू पी के आया और उसके बच्चे ने बोला कि पापा मेरे को 10 रुपये चाहिए, जाके खाना खाना है। तो उसके फादर ने गुस्से में उसको इतना मारा हाथ से, मुक्के से और ये, एंड देन वो बच्चा वहीं लेट गया और खुद भी सो गया। अगले दिन शाम को वो नशे से उठा और आस पड़ोस वाले आए, फिर उसको बोला कि आपका बच्चा मर चुका है, बदबू आ रही है इसमें से। तब जाके वो बॉडी हमारे पास आई और फिर हमने पोस्टमार्टम करके कॉज ऑफ डेथ बताया। तो मैं ये सोचा था कि लाइक ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को मार देते हैं और दारू के नशे में और इस नशे में, और उनको रिग्रेट भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि कब किया, कैसे किया। तो मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे की क्या गलती है, वो अपने पापा से तो बस 10 रुपये खाने के लिए मांग रहा था। बट जैसे ऐसा केस जब होता है और आपके सामने आता है और जब आपके ये विचार आते हैं मन में कि भगवान है नहीं है, क्या नहीं, क्या हो रहा है, और कैसे मतलब इंसान किस हद तक जा सकता है किसी को मारने के लिए, खुद के बेटे को, तो आपकी मानसिकता पे क्या फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ों देख के? क्योंकि आप तो डे इन डे आउट जो है मतलब इतने सारे आप बॉडीज़ देखते हो और इतने सारे मतलब जो है झूठ पता चलते हैं आपको, सच पता चलता है आपको, तब आपकी मानसिकता क्या होती है? हाउ डज़ इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ? लाइक उस टाइम पे तो इतना हमको बस ऐसा होता है कि वी हैव टू गिव जस्टिस टू द पर्सन जिसकी डेथ हुई है किसी अननेचुरल रीज़न से, और पता चले कि भाई जो कन्विक्ट है उसको प्रॉपर क्राइम की सज़ा मिले। हमारा उस टाइम तो ये रहता है, बट बाद में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि क्राइम में गुस्से में आके किसी का मर्डर कर देते हो, अपने ही बच्चे का, अपने ही माँ का, अपने ही लवर का। तो ये सोचने में मजबूर कर देता है कि कैसे आप, क्या है मतलब, व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत क्या चीज़ है। एक सिनेरियो देता हूँ मैं आपको जी। हम्म, जैसे आजकल ऐसे बहुत केसेस होते हैं और पेपरों में, न्यूज़ में आते रहते हैं कि जैसे एक दो लवर हैं, ठीक है, एक जो है किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है, चाहे लड़का लड़की जो भी है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू कौन क्या कर रहा है, लेकिन उसके हेल्प के सहारे एक को मार दिया, एक लवर ने दूसरे लवर को मरवा दिया और फिर उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए, ऑर्गन्स निकाल दिए, काट दिया, फिर अलग अलग जगहों में फेंक दिया, या दफना दिया, जो भी है। बाद में पता चला, कन्फेस करके उसने कन्फेस कर लिया कि मैंने किया ये। फिर उसके बाद पुलिस जाती है, सब जगह छानबीन करके जो है जहाँ जहाँ वो बताता है उसके बॉडी पार्ट्स लेके आती है, और कई बार महीनों बाद मिलते हैं वो पार्ट्स। या तब आपके पास आता है ये मैटर कि ये देखो ये बॉडी के पार्ट्स हैं, इसमें से आप अभी पता लगाओ कि क्या हुआ है। तो हाउ डज फोरेंसिक्स वर्क इन दैट, वो कैसे होता है? तो इसके लिए हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक पोस्टमार्टम होता है। उसमें से सब में से डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, उनके ऑर्गन ऑफ डिकम्पोजिशन देखे जाएंगे, उनकी जो कट हुआ है वो कौन से एस्पेक्ट से कट हुआ है वो देखा जाएगा कि इससे कट किया है क्या नहीं है। देन उनमें से डीएनए लेके सैंपल्स भेजे जाएंगे। देन हर एक ऑर्गन्स का इंडिविजुअल ऑटोप्सी होगा। जैसे डिकम्पोज हो गई तो डिकम्पोज में ज़्यादा कुछ नहीं मिलते, क्योंकि जो भी साइंस है दे आर डिकम्पोज, तो वी कैन नॉट फाइंड सच थिंग्स, तो उनको पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो दीज केसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, और दिस हम बस इतना से ही बता सकते हैं कि ये ऑर्गन्स इसका है, ह्यूमन का है, डीएनए इसका है, एंड द पर्सन हैज़ डाइड ड्यू टू म्यूटिलेशन। और अगर कोई पॉइजन है तो वो फॉरेंसिक साइंस लैब में सैंपल्स भेज के वी कैन डिटरमाइन, द लैब्स द फॉरेंसिक साइंटिस्ट डिटरमाइन कि वेदर द पर्सन वाज पॉइजनड और नॉट। तो अल्टीमेटली द कन्विक्ट का जो प्रॉपर होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड दिस एविडेंस के साथ मिला के ही उसका कन्विक्ट होता है। तो अब इंडिया में क्या है, ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत कम फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं जो क्राइम सीन पे जाके प्रॉपर सैंपल्स कलेक्शन कर पाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू मिनी एफएसएल्स, मोबाइल एफएसएल्स, तो इस वजह से बहुत सारे जो कन्विक्ट्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल्स करते हैं ऑन डेड बॉडीज़ टू परफॉर्म पोस्टमार्टम, और मैंने देखा है कि वो लोग सिंपल सी चीज़ें भी नहीं कर पाते उसके बाद, जैसे कि खाना खाना शांति से, क्योंकि वो जो इमेजेस होती है उस टाइम वो बार बार उनके दिमाग में घूमती रहती है। तो आप इतने इमोशनली हैवी काम को अपने पर्सनल लाइफ से कैसे सेपरेट करते हो? लाइक वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। सो धीरे धीरे जब किसी ने जब फर्स्ट टाइम पोस्टमार्टम देखा है, जब वो स्टमक कंटेंट्स देखेगा तो उसके अंदर कभी दाल, कभी चावल, सब्जी मिलती है, तो वो देख के उसको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मैं कैसे खाऊं लूँ अब। हाँ। तो बट वो उनके लिए तो केवल एक ट्रेनिंग होती है, उनको 10 पोस्टमार्टम्स देखने पड़ते हैं ड्यूरिंग एमबीबीएस टाइम, तो उनको करना पड़ता है। देन इंटर्नशिप के अंदर भी पोस्टमार्टम्स देखने पड़ते हैं, तो उनको उस चीज़ में पहले वो बताया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा चीज़ें देखने को मिलेगा, एंड वी इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स, अगर इफ समबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दिस दे कैन लीव, दे डोंट हैव टू बी प्रेजेंट देयर, बिकॉज अगर उनको कुछ हो गया तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि अगर कोई बेहोश खा के गिर गया, कुछ बहुत सारे होते हैं जो इमोशनली नहीं हो पाते, बहुत सारे होते हैं जिनको ब्लड देख के डर लगता है, तो उनके लिए फिर हम पहले से ही बता देते हैं कि यू डोंट हैव टू बी देयर। बट धीरे धीरे वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस जॉब, तो आपको एक आदत हो जाती है कि दिस इज वर्क एंड दिस इज योर पर्सनल लाइफ। अगर आप उससे अफेक्ट होने लग गए तो फिर हाउ वुड यू डू योर वर्क एंड हाउ वुड यू लिव योर पर्सनल लाइफ। तो जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं कि एक यंग लड़का है या लड़की है, वो ड्राइव कर रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग के केस में उन्होंने किसी को मार दिया, 2-3 जन गुजर गए उसके एक्सीडेंट के कारण, फिर उस बच्चे को गायब किया चले चले जाता है, या पुलिस सैंपल लेती नहीं है उसके ब्लड का टू डिटरमाइन वेदर वो अल्कोहल लिया है कि नहीं, या ड्रंक था या नहीं, क्योंकि वो पूरा केस पलट जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि वो जो ड्राइवर था वो पिया हुआ था कि नहीं, अंडर एज था कि नहीं, ऑल दैट। तो सवाल ये है कि जी व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन व्हेन अ पर्सन इज सेइंग ड्रंक, कि कितने समय में उसका ब्लड सैंपल लिया जाना चाहिए टू क्रैक द केस? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। एंड जब उसको पकड़ा गया है तो पकड़ के लाने के बाद हॉस्पिटल के अंदर इमीडिएटली उसका एक सैंपल लेना चाहिए एंड 30 मिनट के बाद अनदर सैंपल लेना चाहिए, वेदर टू डिटरमाइन कि This इंटॉक्सिकेशन is बढ़ blood रहा है sample. या कम हो रहा है। ब्लड सैंपल। ब्लड एंड यूरिन, ब्लड एंड यूरिन बोथ सैंपल्स आर टेकन एट दैट टाइम, क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन अलग होता है। जब एब्जॉर्प्शन फेस होता है तो यूरिन के अंदर नहीं मिलेगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा मिलेगा। जब एक्सक्रीशन फेस होता है तो यूरिन के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा, ब्लड के अंदर कम कंसंट्रेशन मिलेगा। तो बाय कंपेयरिंग दैट वी कैन डिटरमाइन वेदर इट इज़ इन एब्जॉर्प्शन फेज और एक्सक्रीशन फेज, कि उसने कितने टाइम पहले अल्कोहल लिया था और उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो परमिसेबल लिमिट है दैट वो डिफरेंट है एंड जो क्राइम करने के लिए होती है उसके अबव है, तो देन ओनली दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज ड्रंक। तो बहुत सारे ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं जो जानते हैं कि ये सिस्टम है एंड दे नो हाउ टू वर्क द सिस्टम, और कुछ कांड कर देते हैं वो जिसके उनको पता है कि ऑटोप्सी हो नहीं हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बच जाऊंगा। तो उसमें मतलब सबसे ज़्यादा चांस ऑफ बॉचिंग अप द केस या कवरिंग अप द केस कौन से स्टेज पे होता है ये? इट कैन बी डन एट एनी लेवल्स डिपेंडिंग ऑन द करप्ट पर्सन। अच्छा। बिफोर सैंपल कलेक्शन, ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन, आफ्टर सैंपल कलेक्शन। तो अगर कोई करप्ट है, कोई डॉक्टर करप्ट है, कोई पुलिस वाला करप्ट है, मैनेज करना है उसको, तो वो किसी भी लेवल पे कर सकता है। इवन इन द फॉरेंसिक साइंस लैब्स अगर वहाँ पे कुछ है तो वहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट करके अगर वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ पे भी हो जाएगा चेंज। इवन आफ्टर दैट रिपोर्ट मैनिपुलेशन में हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कौन से लेवल पे करप्शन है। एक्साइटिंग केसेस, आपने एक शब्द यूज़ किया अभी, एक्साइटिंग केसेस भी आते हैं। Yes, yes. तो ऐसा कोई एक्साइटिंग केस के बारे में बताइए जिसमें आपने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा, जहां आपको लगा कि भाई एक्चुअल में जो है ये ऑटोप्सी जो है इस दिशा में जा रही है और मुझे ये लग रहा है कि इस कारण से हुआ होगा डेथ, लेकिन बाद में कंप्लीटली कुछ अलग ही निकला उसमें। ऐसा कुछ केस आया आपके पास कोई? जैसा अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे ऐसे केसेस किए, तो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं कि जैसे एक बार तो बॉडी मिली थी डिकम्पोज कंडीशन में एंड इट वाज फाउंड इन अ क्या बोलते हैं मेटल बॉक्स, उसके अंदर हाथ पैर बंधे हुए थे उसके, और 7 दिन बाद क्रीक में किसी ने फेंक दी थी और जब पानी नीचे गया तब वो दिखा और फिर उसमें से बॉडी निकाल के लाए। तो देन उस डिकम्पोज केस में हमको आइडेंटिफाई करना था कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, वेदर इट इज़ ड्राउनिंग, वेदर इट इज़ एनी अदर इंजरी, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ डेथ। क्योंकि अगर हमने कॉज ऑफ डेथ नहीं ढूंढा तो मर्डर वेपन नहीं मिलेगा, मर्डर वेपन नहीं मिला तो कन्विक्ट विल नॉट बी कन्विक्टेड, दे विल बी रिलीज्ड। क्योंकि मर्डर वेपन नहीं मिला, वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसे किया था बट हमने कॉज ऑफ डेथ अलग दिया, तो दे विल बी रिलीज्ड। तो वी हैव टू एग्जामिन, और उस केस में हमने एग्जामिन किया तो हमको हेड के पीछे इंजरी मिली, हेड के पीछे फ्रैक्चर मिला इन दैट डिकम्पोज बॉडी, और फिर पता चला कि उनको पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। वही सेम लवर वाला केस था, अपने पति को ही मार के उसने अपने लवर के साथ मिलके बॉक्स में डाल दिया था एंड देन हथौड़ा मार के मारा था और बॉक्स में डाल दिया था। और हमको 7 दिन बाद हमने जब ऑटोप्सी करी उस डिकम्पोज बॉडी की, देन वी फाउंड दैट कि पहले उसको हेड इंजरी था, देन मार के बॉक्स में डाल के फेंक दिया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमने बताए और पुलिस में और अखबार में आते रहते थे, तो अच्छा लगता था कि यार ये केस जो न्यूज़पेपर में आया ये हमने सॉल्व किया है। तो दैट वाज द रिवार्डिंग पार्ट ऑफ द जॉब। और ऐसा कोई केस है जिसको आप बिल्कुल ही नहीं क्रैक कर पाए, मतलब पूरी की पूरी टीम लगी हुई थी फाइंड आउट करने में कि क्या व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ? एक केस आया था, उसके अंदर एक एल्डरली पेशेंट था एंड उसको कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स थी एंड 2 पड़ोसियों में लड़ाई हुई, तो उन्होंने मुक्के से चेस्ट पे हिट किया एंड दैट पर्सन कोलैप्स्ड एंड ही डाइड। अब हमने ऑटोप्सी किया तो उस ऑटोप्सी में हमको कोई इंजरीज नहीं मिली क्योंकि बहुत लाइट मुक्का मारा था, तो एक्सटर्नली देयर वर नो कंट्यूजन्स, इंटरनली हार्ट वाज ओके, तो नथिंग, वी कुड नॉट फाउंड एनीथिंग व्हाई द पर्सन डाइड। तो उसमें हमने सब कुछ किया बट स्टिल द कॉज ऑफ डेथ वाज नॉट, एंड द पर्सन वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर
अच्छा। होमिसाइड हो गया ना, क्योंकि उसने मारा इसलिए मरा। बट ही मस्ट हैव कन्फेस्ड ना, क्योंकि ऑटोप्सी में तो कुछ नहीं, भी वो नहीं तो आया। वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ था। अच्छा अच्छा। 2 लोगों में लड़ाई हुई है पता है। हम्म। अब जैसे मैंने मुक्का मार दिया किसी को और उसकी वो गिर गया, कोलैप्स हो गया, अब वो नेचुरली डेथ हुआ है या उसके मुक्के की वजह से डेथ हुआ है? अब हमको कॉज ऑफ डेथ में कुछ नहीं मिला, तो इस केस में हमने लिखा कि द कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी तक जो हमने केसेस के बारे में बात की है वो मोस्टली डेड बॉडीज आते हैं लाइक अ नॉर्मल डेड बॉडी, लेकिन कभी कभी ऐसे कभी केसेस आए कि किसी सीरियल किलर ने उसको काट के उसका एक बॉडी पार्ट इधर, दूसरा बॉडी पार्ट उधर, तीसरा उधर, चौथा किधर, और तो वो सब जब असेंबल करते हैं कैसे भी करके, तो आप कैसे करते हो ये सब केसेस को, कैसे नेविगेट करते हो? मैंने पर्सनली ऐसा केस नहीं किया है, पर जो मेरे कलीग्स हैं जो दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, तो दिल्ली में क्राइम्स बहुत सारे होते हैं, तो उनसे पूछा मैंने, तो दे टोल्ड कि जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि हर एक ऑर्गन का इंडिविजुअल ऑटोप्सी होता है एंड देन उनका डीएनए होगा, डीएनए एनालिसिस से पता चलेगा ये ऑर्गन इतना है, सेम टाइम ऑफ डेथ पे, क्योंकि डिकम्पोजिशन चेंजेस अलग अलग बॉडी पार्ट्स अगर अलग अलग जगह होंगे तो अलग अलग डिकम्पोजिशन चेंजेस होंगे। तो अल्टीमेटली दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कोरैबोरेटिव एविडेंस कि विक्टिम कहाँ गया था, उसके सेलुलर लोकेशंस क्या थी, वो सब मिला के फिर हमारी ऑटोप्सी रिपोर्ट मिला के ही फाइनल कॉज ऑफ डेथ और जो फाइनल कन्विक्ट होता है वैसा होता है। बट इंडिविजुअली हम एज ए ओनली फॉरेंसिक डॉक्टर वी कैन नॉट डिटरमाइन कि इसी वजह से कॉज ऑफ डेथ हुई है, क्योंकि अगर मान लो कोई पॉइजन दे के डेथ हुई है और देन उसके बाद काट दिया तो वी वोंट फाइंड, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी डिकम्पोज हो गई है, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन वेदर इट इज एंटीमोर्टम इंजरी और पोस्टमॉर्टम इंजरी। अगर फ्रेश बॉडी है तो वी कैन डिटरमाइन कि वो जब जिंदा था तभी उसको कट किया या मरने के बाद कट किया, डिपेंडिंग ऑन द फाइंडिंग्स जो हम पढ़ते हैं और जिन जो प्रैक्टिस से ही पता चलता है वो। गैंग रेप केस होता है, गैंग रेप एंड मर्डर, और ऐसे कई सारे केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए हैं भारत में इन द लास्ट इन द पास्ट फ्यूचर, सॉरी इन द रीसेंट पास्ट। तो उसमें जैसे है कि मतलब जैसे 8-10 जनों ने मतलब एक लड़की का उसको मारा पीटा, हड्डियाँ तोड़ दी, रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया एंड ऑल दैट, देन केस आप लोग के पास आ गया, बॉडी आपके पास आ गई, उसमें हाउ डू यू डिटरमाइन दैट हु एग्जैक्टली आर द रेपिस्ट? No, we don't determine who are the rapists. We just take the samples. We will take the samples, various trace evidence, जैसा मैंने बताया, hairs, nail scrapings, semen अगर present है, अगर cloth पे blood present है, we will send those samples to the forensic science labs. There the forensic scientist will extract the DNA and जो suspects है उनका DNA पुलिस लेके आएगी and they will be cross matched. अगर दोनों का DNA मैच हो गया तो दिस इज प्रूफ कि ये पर्सन का DNA इसके पास कैसे आया, तो ही मस्ट बी द कन्विक्ट। और जैसे किसी ने कम समझो गन से मर्डर किया किसी को, Yes. मतलब ही फायर्ड एंड दिस थिंग, तो उसमें भी बोलते हैं कि फोरेंसिक साइंस आता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई बुलेट किसका था, कहाँ से लिया, गन कौन सी थी वगैरह। हाउ डज दैट वर्क? थोड़ा आप थोड़ा उसके बारे में बता श्योर सकते हो? श्योर श्योर। अब इसमें ऐसा होता है जैसे हमारे पास कोई मर्डर हुआ, बॉडी आई, तो व्हाट वी डू इज वी टेक वॉशिंग्स ऑफ द हैंड्स, क्योंकि हमारे पास विक्टिम आएगा, नॉट द अक्यूज्ड। करेक्ट। अक्यूज्ड भी आते हैं बट पुलिस उनको पकड़ के लेके आती है तब हाँ। तो उनमें क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग्स लेंगे, हैंड वॉशिंग्स को प्रिजर्व करते हैं, देन उसके बाद जो वूंड है वहाँ से स्वैब्स लेंगे, देन अगर बुलेट है तो बुलेट को प्रिजर्व करेंगे, देन वी विल ऑल सेंड दिस टू द फॉरेंसिक साइंस लैब्स। वहाँ पे वो हैंड वॉशिंग्स के अंदर दे विल डिटरमाइन वेदर देयर आर एनी गन शॉट रेसिड्यूज। तो गन शॉट रेसिड्यू से पता चलेगा दिस पर्सन फायर्ड द बुलेट और नॉट, क्योंकि जो हैंड वॉशिंग है उसमें जो गन पाउडर के अंदर जो यूज़ होता है और जो गन से जो पाउडर्स निकलते हैं, हैवी मेटल्स जो निकलते हैं, वो डिटरमाइन हो जाते हैं उसके अंदर। मतलब उसके ट्रेसेस, उसके ट्रेसेस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, फ्लेम FAAS करके, AAS करके, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, तो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती है, उसके थ्रू दे डिटरमाइन कि व्हाट टाइप ऑफ गन पाउडर्स आर देयर। एंड देन जो बैलिस्टिक्स होती है उसके अंदर अगर वेपन मिला है तो दे विल फायर अनदर बुलेट फ्रॉम दैट वेपन एंड उन दोनों को क्रॉस एग्जामिन करेंगे ऑन माइक्रोस्कोप, मैच करेंगे फिर। यस। तो दिस कम्स अंडर फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, तो उसके बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, तो दीज आर ऑल डन इन द फॉरेंसिक साइंस लैब्स। एक और सिनेरियो है, एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, गन से उसने अपने आप को भेजा उड़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में किसी और ने वो फायर किया है, लेकिन इसके हाथ में थमा दिया गन और बोल दिया कि ये तो सुसाइड कर लिया इसने, ही शॉट हिमसेल्फ। हाउ डज फोरेंसिक साइंस नेविगेट दैट एंड कैच द रियल कल्प्रिट? तो अब जैसे अगर मान लो उसने खुद के हाथ से फायर नहीं किया होगा तो वी वोंट फाइंड एनी वॉशिंग्स, तो जो रिपोर्ट्स आएगी तो देयर विल वोंट बी एनी वॉशिंग्स। एंड देन जो बुलेट वेपन फायर हुआ है उसके ट्रैक के अकॉर्डिंग वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द असेलेंट एंड द पोजीशन ऑफ द विक्टिम। और वैसे भी कैमराज लगे होंगे, कोई एनिमिटी होगी या कुछ ना कुछ होगा, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द पुलिस। बट हमारी तरफ से तो ये कॉज ऑफ डेथ देना होता है कि ही डाइड ड्यू टू गन शॉट इंजरी टू हेड। Whether it's a suicide, whether it's a homicide, it's all part of the police investigation. They can ask us questions
दे कैन सेंड ए क्वेरी कि डॉक्टर साहब ये गोली इसने खुद से चलाई है क्या, देन वी सेंड कि हमने सैंपल्स लिए हैं, वी हैव सेंड द सैंपल्स टू FSL. जब रिपोर्ट्स आएगी देन ओनली वी कैन टेल वेदर दिस पर्सन फायर्ड द बुलेट और नॉट. क्योंकि अगर उसके हैंड वॉशिंग, क्योंकि राइट हैंड की वॉशिंग अलग लेंगे, लेफ्ट हैंड की वॉशिंग अलग लेंगे. अगर राइट हैंड में पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब उसने राइट से बुलेट फायर की है, लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव आ रहा है मतलब लेफ्ट से फायर की, दोनों में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि उसने बुलेट फायर ही नहीं की है. तो उससे पूरा इन्वेस्टिगेशन चेंज होता जाता है. इन योर प्रैक्टिस, आपके जो आपने करीबन 2,500 से ज़्यादा ऑटोप्सीज किए हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली जो क्रिमिनल करता है, जो इमीडिएटली पकड़ा जाता है वो ऑटोप्सी में, मतलब ऑटोप्सी में जो जो विक्टिम है उनका, जिसने वो मतलब वो जिसने मारा है, द असेलेंट हैज़ किल्ड समवन, बॉडी आपके पास आ गई, उससे आपको कैसे, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन से इज़ द मोस्ट स्टूपिड एंड मोस्ट ऑड और कॉमन मिस्टेक दैट अ क्रिमिनल मेक्स? तो जनरली तो ऐसा होता है कि 90% जो होमिसाइड्स होते हैं दे आर डन बाय फैमिली पर्सन और समवन नोन टू यू अच्छा. मोस्टली. और क्योंकि नथिंग इज प्लान्ड, मोस्टली जो मर्डर्स होते हैं वो या तो रिवेंज किलिंग या हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट होता है, मार दिया उसको. हाँ, या फिर नशे के अंदर, ड्रग्स के अंदर, या लड़ाई झगड़ा होता है और गलती से मर जाता है. और जितने हम केसेस करते हैं तो उसमें से ऑटोप्सी जो होमिसाइड वाले केसेस होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बॉडीज आ रही तो सब होमिसाइड ही होती है. हाँ, ऑफ कोर्स. तो ऐसा है कि अगर कोई 100 ऑटोप्सीज किए तो उसमें से 2 या 4 केसेस मर्डर के होते हैं. तो और उनमें से भी 90% 95% आर डन बाय पर्सन नोन टू दैट पर्सन, कि कोई लवर होगा, कोई रिलेटिव होगा, कोई पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, या इसी टाइप में मर्डर्स होते हैं. क्योंकि और मोस्टली ड्रग्स के अंदर आके वो मर्डर कर देते हैं. तो इन केसेस के अंदर पता होता है कि कौन यूजुअल सस्पेक्ट्स है, क्योंकि सीरियल किलर वाले केसेस बहुत ही कम होते हैं और उनका एक प्रॉपर वो होता है. तो इसके अंदर कॉमन मिस्टेक्स ऐसा कुछ कॉमन मिस्टेक्स नहीं होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि जनरली हम जो प्रिजर्व करते हैं वो ब्लड क्लॉट्स और ब्लड्स ये सब प्रिजर्व करके, हेयर हो गया, ये हो गया, प्रिजर्व करके सेंड कर देते हैं. तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन. हमारा काम होता है कॉज ऑफ डेथ पता करना. मर्डर को ढूंढने का काम है, मर्डर को ढूंढने का काम है पुलिस का. बिल्कुल बिल्कुल. वी कैन जस्ट हेल्प देम टू डिटरमाइन वेदर दिस सैंपल जो हमको मिला है, जैसे स्क्रैच किया, तो वो DNA उसका है या नहीं है, क्योंकि मिल जाएगा ना, क्योंकि विक्टिम के ऊपर भी, अक्यूज के ऊपर भी साइंस मिलेंगे, स्क्रैचेस मिलेंगे फेस पे, बॉडी पे, तो उससे पता कर सकते हैं. चलिए जी, आपने बहुत समय दिया और आपका नाम भी डॉक्टर यमराज है, तो आप तो को तो बहुत जगह जाना है, बहुत लोगों को निपटाना भी है. तो ये पॉडकास्ट अभी रैप अप करते हैं. सुवेद विल स्टार्ट अ न्यू थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड, इट्स अ रैपिड फायर. तो आपको कुछ सवाल पूछेंगे और कोशिश कीजिए आपकी एक शब्द में आप उत्तर दें उसका. ओके. पोस्टमार्टम सुनते ही पहला शब्द जो आपके दिमाग में आता है? स्मेल, डिकम्पोज्ड बॉडी का स्मेल. अगर आप फोरेंसिक डॉक्टर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मुझे खुद नहीं पता व्हाट आई वुड बी डूइंग, क्योंकि मोस्टली शायद शेफ होता. ओके, शेफ. कुकिंग का शौक है. ब्लड, बॉडीज या ब्रेन, सबसे ज़्यादा सच आपको कौन से? ब्लड. 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 ब्लड से मिलते हैं सबसे ज़्यादा Yes. क्लूज. इतने सारे ऑटोप्सीज करने के बाद आपको भूतों में विश्वास होता है क्या? भूत डजंट एग्जिस्ट. ओके. क्या बात कर रहे हो यार, भूत तो होते हैं यार. नहीं होते. हाँ, पक्का. पक्का. हाँ, ठीक है, आप डॉक्टर यमराज हो इसलिए हम बात मान लेते हैं आपकी. वन मूवी टीवी शो जो आपको लगता है कि फोरेंसिक्स को ठीक से उन्होंने दिखाया है? असुर. असुर. इट वाज द फर्स्ट सीजन वाज क्वाइट गुड, बट सेकंड सीजन में उन्होंने गड़बड़ कर दिया, थोड़ा कुछ अलग लेके आ गया, बट फर्स्ट सीजन वाज वेरी गुड. एक आदत जो आपकी मानसिक हालत को स्टेबल रखती है? आई एंजॉय लॉट, लाइक घूमना फिरना एंड मीटिंग विद फ्रेंड्स. मृत्यु जो है वो स्कैरी होती है या अच्छी होती है, ब्यूटीफुल होती है, या आपकी नींद उड़ा जाती है? डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ. आपको एक बहुत भारी केस से रिकवर होने में कितना वक्त लगता है इमोशनली? अब तो आदत हो गई, तो डजंट मैटर, लाइक इट्स अ पार्ट, डेली पार्ट एंड पार्सल, सो डजंट मैटर. ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम करने के पहले जब भी आप कमरे में जाते हो वो करने के लिए, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं करते बिफोर गोइंग इनटू एन ऑटोप्सी रूम? ऐसा तो कुछ नहीं है. जैसे लाइक कुछ लोग बोलते हैं पेट भर के खाना. नहीं, तो ये तो हमारा तो ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, तब जाके ऑटोप्सी जो भी केस है वो करना है. दैट्स इट. तो ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि मैं कुछ ये नहीं कुछ करूँगा जाने के नहीं, पहले नहीं, वगैरह नहीं, वगैरह? ऐसा कुछ नहीं. भगवान का नाम लेते हो आप? ना. हम्म. चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद. काफ़ी कुछ सीख मिली हमें, लेकिन हम लोग को ये भी सीख मिली कि एक ऑटोप्सी है इज़ द फाइनल वे फॉर ए पर्सन टू गेट जस्टिस यस. आफ्टर अ मिस्टीरियस डेथ. जैसे कोई भी मतलब मर्डर हो या कोई रिवेंज किलिंग हो या उस हिसाब से,
और बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है बहुत माहिर हैं, बहुत शातिर है छुपाने में, तो फॉरेंसिक साइंस जो है उसमें बहुत इट गिव्स अ क्लोजर, इट गिव्स अ क्लोजर इट गिव्स अ क्लोजर टू फैमिली मेंबर्स, टू द फैमिली क्योंकि मेंबर्स। बहुत सारे ऐसे भी डेथ देखे मैंने, यंग पर्सन, एक केस किया था मैंने, लाइक पर्सन वाज ट्रैवलिंग एंड ही वाज, उसने जस्ट सीए का निकल गया था एंड ही वाज गोइंग फॉर द जॉब एंड ही वाज सडनली कोलैप्स इन द ट्रेन और हॉस्पिटल लेके आए, डिक्लेयर डेड। उसके फादर ही वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी कि कैसे हो गया, क्या हो गया, आपको पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है क्या, आप सर मेरे से पैसे ले लीजिए, प्लस प्लीज़ उसकी बॉडी को कट मत करिए। ऐसे मैंने उसको फिर समझाया कि वी हैव टू डिटरमाइन कि वाई ही डाइड, कि आपको क्लोजर तो मिले कि गया तो गया, क्यों, कैसे गया, कैसे हुआ ये। तो उसके लिए फिर मैंने उनको समझाया, दे अंडरस्टूड एंड देन जब ऑटोप्सी किया तो आई फाउंड द लोबर न्यूमोनिया एज कॉज ऑफ डेथ। ही हैज़ बीन सिक फॉर 2-3 डेज, उसको खांसी व बुखार हो रहा था, बट एक्साइटमेंट के चक्कर में ही डिडंट ट्रीट एंड सडनली न्यूमोनिया इतना डेवलप हो गया, मे बी इट वॉज कोविड, क्योंकि कोविड के आसपास का ही है, तो टेस्ट नेगेटिव आया, बट इट वॉज सडनली डेवलप्ड, 2 दिन के अंदर उसके पूरे लंग्स न्यूमोनिया में हो गया एंड ही कोलैप्स्ड। तो उनको क्लोजर मिला। चलिए जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे चर्चा करके। भाई मैं तो चाहूँगा कि मतलब यमराज जी किसी के यहाँ नहीं आए, लेकिन आप हमारे यहाँ आए हो एज डॉक्टर यमराज, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, कीमती समय, क्योंकि आप लोग को, जैसे मैंने कहा, बहुतों को निपटाना है आपको अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट। या और ऑडियंस से यही मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए हमारे पॉडकास्ट पे, और हाइप भी करना। और हाइप भी कीजिए। यस, ऑफ कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।